सबसे पहले तो सागर जी हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपको हाल ही में लखनऊ में जो इवेंट हुआ है मिस्टर इंडिया फिटनेस यूनिवर्स वो खिताब आपने जीता है। यस सर, थैंक यू सो मच सर। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है आपके लिए? सर ये मुझे भी नहीं पता था कि मैं इस शो में चले जाऊंगा और किस तरीके से मैंने पार्टिसिपेट किया उसमें और मुझे ये विनिंग टाइटल लगा है। पहले जब छोटे से जब देखते रहते थे रैम्प वॉक पे मॉडल ना रैम्प वॉक कर रहे हैं तो उस तरीके से लग रहा था कि यार नहीं यार कभी इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डेफिनेटली मैं इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करूंगा और काफ़ी साल बाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। डेफिनेटली मैंने इसको अचीव किया इस टारगेट। चलिए बहुत खुशी हो रही है हमें भी, हम गौरवान्वित भी हो रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ उस इवेंट के बारे में कि उस इवेंट का किस तरह का फॉर्मेट था और कैसे आपने उसमें पार्टिसिपेट किया। सर लखनऊ में ये प्रोग्राम हुआ था। आज से 3 मंथ पहले मुझे इस प्रोग्राम के बारे में पता चला था कि फिटनेस का ये पूरा एक मिस्टर यूनिवर्स का 2024 का इवेंट होने जा रहा है। तो जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया। इसके बाद में मैंने देखा कि फिटनेस कैटेगरीज में मुझे जाना है तो मैं अपने आप पे किस तरीके से वर्क करता हूँ, अपनी बॉडी पे किस तरीके से एक फिटनेस मॉडल, एक रैम्प पे जो मॉडल रहता है किस तरीके का एक प्रेजेंटेबल होता है। तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने अपनी जो फिटनेस है उस पर पूरा फोकस किया। और फिर मैंने देखा कि मैं किस क्राइटेरिया में फिट हो सकता हूँ एक रैम्प पर। तो फिर मैंने अपनी जो डाइट थी और मेरी जो बॉडी थी उसको मैंने 3 मंथ में अपने खुद सेल्फ उससे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया अपनी बॉडी को। यस सर। तो तकरीबन कितने प्रतिभागी थे उस इवेंट में और किस कैसे आपने अलग अलग चरण से होते हुए ये खिताब जीता? सर इसमें 18 कंट्री से लोग आए हुए थे। जैसे ऑस्ट्रेलिया, भारत से मैं था और उसके बाद में वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, कोरिया हो गया एंड हाँ इस तरीके से और भी कंट्री थे, अलग अलग 18 भी कंट्री के लोग थे। यस। तो कौन कौन से स्टेप दिए थे जिसमें आपको खरा उतरना था? सर एक तो टैलेंट राउंड हुआ था। एक्चुअली मैं राजपूत हूँ तो टैलेंट राउंड में मैंने सोचा कि मैं अपना क्या बेस्ट कर सकता हूँ। तो हमारे उसमें राजपूत उसमें तलवारबाजी होती है, लठ वगैरह ये सब हम लोग चलाते हैं जब भी हमारा नवरात्रि वगैरह कुछ प्रोग्राम होता है। तो उस तरीके मैंने देखा मैं अपने आप को इस टैलेंट राउंड में क्या कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैंने देखा मैंने एक डंडा लिया, उस पे मैं अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करूं लोग ऑडियंस के सामने। तो मैंने लठबाजी करी तो उसमें काफ़ी जैसे इंडिया का नाम आया तो इंडिया से मुझे प्रेजेंट किया वहाँ पर स्टेज पर। तो जैसे ही मैं वहाँ पे आया तो इतनी लोगों ने सोचा कि क्या करेगा इंडिया वाला जो है, किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाला था, बांग्लादेश वाले थे और भी काफ़ी लोग थे अपने अपने कल्चर को वहाँ प्रेजेंट कर रहे थे। तो जब मैंने लठ चलाना स्टार्ट किया तो सभी ऑडियंस उठ गए और पूरा ताली वाली बजाने लगे। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, मुझे भी बिलीव नहीं होता कि ये सब मैं कर लूँगा। तो एक तो राउंड तो ये हो गया और उसके बाद उसके बाद सर फिटनेस राउंड था। फिटनेस राउंड में भी मैंने काफ़ी इसमें वन 1 आवर का एक सेशन हुआ था, जुम्बा का सेशन, जिसमें ना कंटिन्यूसली सभी जो ना पार्टिसिपेंट्स थे उन लोगों को 1 आवर के अंदर पूरा कंप्लीट करना था। तो एंड तक हम सभी लोग थे तो 3-4 लोग टॉप 4-5 में आए थे। तो हम 4 लोग थे, उसमें से मुझे विनिंग लगा था सर। यस। सागर जी मैं जानना चाहता हूँ कि हर इवेंट को या हर विधा को सीखने के लिए हम किसी से प्रेरित भी होते हैं, इंस्पायर भी होते हैं। तो आप किसको अपना आदर्श मानते हैं जिसके माध्यम से आपने ये फिटनेस के प्रति अपना एक जुनून बनाया? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपनी जो मेरी फैमिली है, जो मेरे घर वाले हैं, काफ़ी सपोर्ट करते हैं मुझे इस चीज़ में। और स्पेशली जो मेरे बड़े भाई हैं ईश्वर सिंह चौहान, कुछ भी चीज़ें आती हैं लाइफ में, अप एंड डाउन्स भी आते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, कभी कुछ चीज़ों को लेकर अप एंड डाउन्स चलता रहता है। तो जो मेरे बड़े भाई हैं मुझे बहुत मेरे प्रेरणा स्रोत वही हैं। तो मुझे काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिला है अपनी लाइफ में। उनसे ही मैं इंस्पायर होता हूँ। कभी भी डीमोटिवेट होता हूँ तो वो आके मुझे पुश करते हैं कि नहीं भाई तुम ये कर सकते हो, तुम कैपेबल हो इस चीज़ के लिए। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि नहीं यार मेरा भाई मेरे साथ में है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब हिम्मत और हौसला आपको मिलता रहता है तो आप आगे बढ़ने के लिए आपका जज्बा कायम रहता है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने तकरीबन 2016 से ये मॉडलिंग का काम भी शुरू किया है। तो ये मॉडलिंग में आपने कहाँ-कहाँ अपना प्रदर्शन किया है? सर जैसे कि मैंने 2016 से मॉडलिंग स्टार्ट की थी। मैंने ये कंटिन्यूसली किया, 1-2 साल किया, रैंप शो वगैरह किए मैंने काफ़ी। फिर 2018 में एक मिस्टर भोपाल का यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था भोपाल में ही, तो उसमें मेरा विनिंग लगा था। हाँ मिस्टर भोपाल 2018 का मेरा टाइटल भी लगा था उसमें। तो वहाँ से मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होता कि मैं मुझे लगा कि हाँ
मैं ये कर सकता हूँ, और मैं मेरे अंदर ये क्वालिटी है जो लोगों ने मुझे देखा, लोगों ने मुझे पसंद किया, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला वहाँ पे मुझे, काफ़ी सारे शूट्स वगैरह मिलने लगे वहाँ से। तो एक अपने आप में एक मोटिवेट हुआ मैं, और डेफिनेटली उस चीज़ को मैं कंटिन्यूअसली करता रहा, और डेफिनेटली आज। नहीं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि ये सिलसिला लगातार चलता रहे। अच्छा, मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था तो मैंने पढ़ा कि आप सोनू सूद जो कि सोशल एक्टिविटी में भी जुड़े हुए हैं, जो जाने माने फिल्म स्टार भी हैं, तो आप उनकी भी एक सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। तो ये संयोग कैसे बना और उसमें आप क्या योगदान दे रहे हैं? सर, सोनू सूद जी अभिनेता जो हैं, वो उनका एक चैरिटी फाउंडेशन है, सूद चैरिटी फाउंडेशन। एक्चुअली सर, कोविड के टाइम पर जब कोरोना महामारी आई थी, उस टाइम पर पूरा मेरी कंपनी है डिजिटल मार्केटिंग की, सीकर डिजिटल नाम से। तो हम लोग जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, वो पूरा हैंडल करते हैं हम लोग। तो मेरी खुद की कंपनी थी, हम दोनों भाई रन करते हैं उस कंपनी को। तो हम लोगों ने देखा कोरोना महामारी के टाइम पर लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, किसी को प्लाज्मा नहीं मिल रहा है, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहे हैं। तो हमने सोचा कि यार, मैं और मेरे भाई लोग बैठे हुए थे, हम सोच रहे अपन यार क्या कर सकते हैं लोगों के लिए, क्योंकि बिजनेस पूरा डाउन हो चुका था। उस टाइम बिजनेस भी नहीं था, हम अपनी कंपनी करें तो करें क्या। तो हमने सोचा, हम दोनों भाइयों ने मिलकर डिसीजन लिया कि अपन भी एक निशुल्क सेवा करते हैं लोगों के लिए, समाज सेवा का एक कार्य स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बैठे हुए थे, हमने सोचा कि चलो एक क्रिएटिव बनाते हैं हम लोग। तो जिसमें हमने एक क्रिएटिव बनाया हमने, और उसमें लिखा था निशुल्क सेवा, ऑक्सीजन सिलेंडर, प्लाज्मा, ब्लड सेडेटेड जो भी थे, हमने सब अपनी कंपनी के साइड से निशुल्क प्रोवाइड किया था। तो उस टाइम पे जब हमने भोपाल में ये स्टार्ट किया तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, हमारे पास काफ़ी कॉल्स आने लगे। क्योंकि एक्चुअली सर क्या, उस टाइम पर है ना, जेन्युइन लोग बहुत कम थे, लोग फ्रॉड कर रहे हैं, आपने देखा तो इंजेक्शन ये वो सब पूरा। तो लोगों ने पहले हमारा ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हमें क्रॉस चेक भी किया कि भैया ये लोग बस अपना फ्लायर चला रहे हैं या फिर सच में काम कर रहे हैं। तो कुछ संस्थाएं ऐसी थी जैसे कि सूद चैरिटी फाउंडेशन, सोनू सूद अभिनेता जी जो हैं, तो उन्होंने देखा यार भोपाल में एक कंपनी काफ़ी अच्छे लेवल पे काम कर रही है, तो क्यों ना जो भोपाल के या एमपी लेवल पे जो भी केसेस आ रहे हैं, तो क्यों ना इनको दिए जाएं। तो उन्होंने क्रॉस चेक करने के लिए हम लोगों को कुछ केसेस दिए, तो इजीली हमने उनको पूरा सॉल्व कर लिए। बंसल हॉस्पिटल के केस आए, एम्स हॉस्पिटल के केसेस आए, तो इजीली हमने उसको सॉल्व कर दिया। तो उन लोग का ट्रस्ट हमारे ऊपर बिल्ड हो गया, सूद चैरिटी फाउंडेशन का। तो उसके बाद में वो हम लोगों को केस देते गए, हम यहाँ से सॉल्व कर देगा। तो उनका जैसे वो केस देते थे, 1.5 आवर में हम लोग उसको पूरा फुलफिल कर देते थे। तो उनका और ट्रस्ट बिल्ड हो गया। फिर उन्होंने उनके जो हेड हैं उनको बताया, मैम को। फिर उसके बाद में मैम ने सर को बताया। देन उसके बाद में हमारे पास उनका कॉल आया सूद चैरिटी फाउंडेशन से कि आप लोगों का काम काफ़ी अच्छा है, तो हम लोग हमारी जो फाउंडेशन है उसके साथ में हम लोग मिलकर काम करना चाह रहे हैं। तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, हम लोग ने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से हम सोनू सूद जी से कनेक्ट होंगे। और फिर कुछ दिन बाद उनका कॉल आया कि सोनू सूद जी आप लोगों से वीडियो कॉल पे आपको और गाइड करेंगे कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हो और किस तरीके से और काम कर सकते हैं। बस उसके बाद सर हम लोग सोनू सूद जी से कनेक्ट हो गए। और फिर उसके बाद कोविड के बाद में जब हमारा मुंबई जाना हुआ तो उन्होंने हमको अपने घर पे इनवाइट किया। फिर उसके बाद धीरे 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 सारी चीज़ें नॉर्मल होती गई। फिर हमने बताया कि हमारी कंपनी है डिजिटल मार्केटिंग की। फिर उन्होंने ट्रस्ट हमारा बिल्ड हो चुका था उनके ऊपर, और उनका भी हमारे ऊपर। तो उनका जो सोशल मीडिया हैंडल था सूद चैरिटी फाउंडेशन, तो वो भी उन्होंने हमको दे दिया पूरा, कि आप पूरा हैंडल करिए हमारी सूद चैरिटी फाउंडेशन। तो धीरे धीरे हमारे टर्म्स काफ़ी अच्छे हो गए उनसे भी, और धीरे धीरे हम लोग उनकी कंपनी के साथ भी पूरा टाई अप करके हम लोग काम कर रहे हैं आज। बहुत अच्छी बात बताई आपने सागर जी, और निश्चित रूप से जब हम कोई सच्चे मन से काम करते हैं तो उसकी कामयाबी हमें ज़रूर मिलती है। तो सोशल एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए आप अभी कौन-कौन सी और गतिविधियाँ चला रहे हैं? सर अभी हमारा ये है कि जो नीडी पीपल्स बच्चे होते हैं, एजुकेशन क्षेत्र में भी हम लोग थोड़ा काम करना चाह रहे हैं। एंड जो कुछ लोग ऐसे होते हैं, अनाथ आश्रम आप देख रहे हैं, वहाँ पे लोग खाना वगैरह नहीं होता है, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, टाइम टू टाइम चीज़ें नहीं पहुंच पाती हैं। हम लोग काफ़ी विजिट कर रहे हैं अभी जाकर, तो वहाँ पे क्या चीज़ें हैं जो फुलफिल नहीं हो पा रही, तो हम लोग विजिट करने के बाद में पता चलता है कि ये चीज़ टाइम टू टाइम नहीं हो पाती है। तो हमने और भी संस्थाएं वहाँ से टाई अप कर पे उनको फुलफिल कर रहे हैं पूरा।
चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं जानना चाहता हूँ कि अब चूँकि आप एक फ़िटनेस के आइकॉन बन चुके हैं, आपने हाल ही में बहुत बड़ा इवेंट जीता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का था। तो आप लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए अब अपनी तरफ से क्या भूमिका निभाएँगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि हम देख रहे हैं कि व्यस्तता लोगों के साथ काफ़ी हो गई है, स्वयं के लिए समय निकालना बहुत कठिन हो गया है। आप अपनी तरफ से किस प्रकार से अवेयरनेस कार्यक्रम चलाएँगे या बच्चों को या बड़ों को, युवाओं को बताएँगे कि फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में? सर, कोविड के बाद में तो ऐसा हो गया कि आप देख रहे होंगे कि हर इंसान को फिट रहना आजकल एक एम बन गया कि यार मुझे फिट रहना है, यदि मैं फिट नहीं रहा तो कभी भी कोई भी बीमारी आ सकती है। तो आजकल लोग न्यूट्रिशन पे भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। यदि कोई जिम नहीं जा पा रहा है तो वॉक कर रहा है, कोई वॉक नहीं कर पा रहा है तो कोई योगा कर रहा है, मोबिलिटीज़ वगैरह में कुछ स्ट्रेचिंग वगैरह कुछ घर पे कर रहा है, कोई जिम नहीं जा पा रहा है तो पुशअप्स लगा रहा है घर पे, स्क्वाट्स वगैरह लगा रहा है। और कुछ लोग जो हैं जो जिम को लेके बहुत अवेयरनेस हैं जो लोग, तो बस मेरा उनसे यही कहना है कि आप जिम जाइए, बस ये कि कुछ गलत तरीके से अपनी बॉडी में ऐसा कुछ यूज़ मत करिए जिससे कि आपको फ्यूचर में नुकसान हो सकता है। जितना हो कि नेचुरली डाइट लीजिए आप, जो भी अपना आहार होता है वो नेचुरली लीजिए आप पूरा, और जितना हो कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो आते हैं, अभी क्या हो रहा है कि सर ये पूरा ऑर्गेनिक नहीं होता है, तो डेफिनेटली जितना हो पूरा, यदि आप प्रोटीन वगैरह कुछ यूज़ भी कर रहे हो तो पूरा लैब टेस्ट जो होता है प्रोटीन सप्लीमेंट्स में वो लीजिए, और पनीर वगैरह खाइए। अपनी डाइट को, न्यूट्रिशन को, जितना प्रोटीन इंटेक आप कर सकते हैं बॉडी के लिए वो करिए। मतलब नेचुरल आप जितना रहेंगे डाइट पे वो, Exactly. तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलते चलते सागर जी, आप क्या कहना चाहते हैं हमारे युवाओं से, हमारे सुनने वालों से, कि लाइफ को बेहतर बनाने के लिए उन्हें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार से उन्हें भी एक स्वस्थ जिंदगी और खुशहाल जिंदगी बितानी चाहिए? सर, ये फर्स्ट मैं सभी युवाओं को ये बोलना चाहूँगा कि आप फोकस रहिए कि आपको क्या करना है लाइफ में। यदि आपको अपना टारगेट पता होगा कि मुझे क्या अचीव करना है, तो डेफिनेटली उस टारगेट को आप माइंड में सेट करके आप उसको इजीली कर सकते हो। अभी आजकल का जो युवा है वो अपने रास्तों से एकदम भटक रहा है, उनको पता नहीं होता है कि मुझे करना क्या है। किसी ने बोला कि ये करना हो, वो भी कर लेते हैं, फिर कोई दूसरा आएगा कि ये कर लो। तो वो आजकल का जो युवा है वो फोकस नहीं है अपने कार्य को लेकर। तो बस मैं यही करूँगा कि अपने जो टारगेट हैं उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पूरे अचीव करिए, डेफिनेटली आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। सागर जी, एक बार फिर से आपको ये मिस्टर फिटनेस यूनिवर्स का खिताब जीतने पर हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप आने वाले समय में भी नई उपलब्धियां अर्जित करते रहेंगे। इतना समय आपने हमें दिया, इतनी बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।